सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो दूसरा चैप्टर बॉटनी का है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, वो हमने परसों से स्टार्ट किया है। तो इस मॉर्फोलॉजी में मैंने दो सब टॉपिक्स, एक दो रूट है, रूट की मॉर्फोलॉजी वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद स्टेम सेकंड पार्ट। तो आज का टॉपिक जो डिस्कस हमने करना है दैट इज़ कॉल्ड एज लीफ। ये आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है। तो पहले मैं ये बताऊं आपको, जो लीफ है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, यानी आप ये लिखिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ए प्लांट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ए प्लांट। बिकॉज क्यों है ये? बिकॉज इट कैरीज फोटोसिंथेसिस, यानी जो भी फूड मटेरियल प्लांट में बनता है मोस्टली इट इज प्रोड्यूसर इन लीफ। हालांकि स्टेम में भी बनता है ये फूड, जब स्टेम का कलर क्या हो, ग्रीन। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीफी, इसी में फोटोसिंथेसिस होती है। जो भी लाइफ हमारी है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है? लीफ में होती है। तो जो भी लाइफ है ये एग्जिस्ट फूड से ही करती है। तो फूड कहाँ पे बनता है? लीफ में बनता है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यू दैट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ए प्लांट एज फार एज फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न। तो जो लीफ है इट इज़ ग्रीन इन कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मकदार में पाया जाता है पिगमेंट्स। हालांकि बाकी पिगमेंट्स भी इसमें है, फाइकोबिलियंस या कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिलस वो भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड बी इनमें होता है। तो जो ये क्लोरोफिल है यही इसमें फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो अगर हम ये लीफ ले लेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कल हमने स्टेम पढ़ा, तो स्टेम पर मैंने बताया आपको यहाँ पर एक पार्ट होता है, यहाँ से लीफ या ब्रांच या बड अराइज होता है। तो उस पार्ट को हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पर भी और एक नोड होगा, ये कल मैंने डिटेल में बताया। तो नोड के दरमियान जो पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड, ये तो हमने कल डिस्कस किया, इंटरनोड। तो जो नोड है यहाँ पर ये लीफ अराइज होता है। तो यहाँ पर कल मैंने बताया आपको, यहाँ पर एक एंगल बनता है, तो इस एंगल को हम एक्साइल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बड होता है, सो उस बड को हम एक्सिलरी बड कहते हैं, एक्सिलरी बड। तो इसी बड से बाद में लीफ प्रोड्यूस होता है या ब्रांच भी बनती है। ठीक है, जो ये एक्सिलरी बड है बाद में यही मॉडिफाई होता है, उससे लीफ बनता है या यहाँ से ब्रांच निकलती है, या कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से फ्लावर भी बनता है। 2000 कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव बड्स। तो ये इसको हम एक्सिलरी बड भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ जो ये बड होता है जहाँ पर ये लीफ बनता है, इस पोजिशन को हम लेटरल पोजिशन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लेटरल। एक तो टर्मिनल होता है, फॉर एग्जांपल अपर पार्ट वो टर्मिनल होता है, या उसको हम टिप कहेंगे, चाहे लोअर टिप हो अपर टिप हो। सेकंड साइड में हो तो साइड पोजीशन को हम लेटरल कहते हैं। तो जो लीफ बनता है लेटरल साइड से बनता है। तो यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो स्टेम नोड है, स्टेम का नोड, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं शूट मेरिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेटरल शूट मेरिस्टम। तो यहां से एक छोटा मोटा लीफ बनता है दैट इज कॉल्ड एज लीफ प्राइमोर्डिया। ये आप लिखो, लीफ प्राइमोर्डिया, दैट इज कॉल्ड एज लीफ प्राइमोर्डिया। यानी ये जो यहाँ पर नोड होता है, यहाँ पर एक बड होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड,
या ये तो लेटरल पोजीशन भी है, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहेंगे, या शूट मेरिस्टम भी कहेंगे, या लेटरल मेरिस्टम भी कहेंगे। तो यहाँ से एक छोटा मोटा लीफ बनता, बड़ बनता है, सो या लीफ बनता है, दैट इज कॉल्ड एज लीफ प्राइमोर्डियम। तो इसी लीफ प्राइमोर्डियम से बाद में लीफ बनता है। क्लियर? कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे आपका नीट हो या बोर्ड का एग्जाम हो, ये जो लीफ है किस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है? आंसर इज मेरिस्टेमेटिक। कौन सा मेरिस्टेमेटिक? शूट मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम यहाँ से बनता है। तो पहले लीफ प्राइमोर्डिया बनता है। क्लियर? तो अब ये लीफ जो है, हमने अब इसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ना है। तो मैंने पहले ये बताया, यहाँ पर ये मान लो ये स्टेम है, यहाँ पर ये नोड है, यहाँ पर बड़ है, यहाँ से लीफ बनेगा। तो जब फुल लीफ बनता है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मान लो ये एक लीफ है, तो इस लीफ जब फुल बनता है तो इस लीफ के बहुत से पार्ट्स होते हैं। ठीक है? तो पहले वो पार्ट जो इस स्टेम के साथ कनेक्ट करता है लीफ को, यानी वो पार्ट जो स्टेम के साथ इसको कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। आप ये देखो, द पोर्शन आर द पार्ट which connects leaf to stem or shoot called as leaf base। तो उसे और एक नाम से भी पुकारते हैं हम, हाइपोथोरियम। हाइपोथोरियम भी इसे कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी पे नहीं है, कभी कहीं रेफरेंस में आप पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त आप बताएंगे सर हमने पढ़ा ही नहीं हाइपोथोरियम। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो लीफ बेस है, तो यहाँ से सेकंड पार्ट क्या है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, that is called as petiole। petiole, that is called as petiole। petiole। तो जो petiole है, कुछ लीव्स ऐसे भी हैं जहां पर ये स्टाक या petiole एब्सेंट होता है, लेकिन मोस्टली इट इज प्रेजेंट। तो जिनमें ये प्रेजेंट होता है उनको हम petiolate भी कहते हैं। आप ये लिखो टर्म, petiolate। In the leaf where petiole is present, they are called as petiolate। तो जिनमें एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये लीफ देखा है, कौशिक पड़वन सुनन शेयर है ना, खोबानी आपने देखे हैं, एप्रिकॉट देखा है आपने, है ना, तो उसमें ये होता है स्टॉक, आपने देखा है वो लीफ, उसमें वो स्टॉक होता है। सेहरन अनगट कर्मसन सन्ना अन बाद अनगट किया हम वुचमतन किया, तथ लीफ ये आसन किया। सो दैट इज कॉल्ड एज सेसाइल। आप लिखो, द लीफ वायर petiole is absent, the leaf where petiole is absent, that is called as sessile। that is, कभी कभी आप कहेंगे नहीं सर छोटा सा petiole है, छोटा सा petiole है, ये भी कह सकते हैं आप कभी कभी। दैट इज कॉल्ड एज सबसेसाइल। दैट इज कॉल्ड एज सबसेसाइल। सबसेसाइल, ठीक है। प्रेजेंट हो पीटियोलेट, एब्सेंट हो सेसाइल, थोड़ा बहुत हो तो सबसेसाइल। तो यहाँ पर जो लीफ बेस है, यहाँ पर छोटे मोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कभी कभी प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी कुछ प्लांट्स या कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनके बेस पर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। आप लिखो, इन सम प्लांट्स एट द बेस ऑफ लीफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड। स्मॉल at the base of leaf small leaf like structures are produced, they are called as stipules। तो जब स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट क्या कहते हैं? अगर एब्सेंट तो उस वक्त एक्ट स्टिप्यूलेट हम कहते हैं। एक्ट स्टिप्यूलेट।
ये टर्म याद रखना कि हमें कल जब हम फैमिली डिस्क्राइब करेंगे तो उस वक्त मैं ये बताऊंगा। हालांकि वो फैमिली जो ब्रेसिकेसी हमने डिस्क्राइब किया उस वक्त मैंने बताया स्टिप्यूलेट, पीटियोलेट है ना, या ब्रैक्टेट, इब्रैक्टेट, वो मैंने बताया। तो यहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस करना है। तो दीज आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल इनकी फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट लीफ एट इनिशियल स्टेज। द स्टिप्यूल्स प्रोटेक्ट लीफ एट इनिशियल स्टेज। तो जब लीफ छोटा होता है तो उस वक्त ये लीफ को प्रोटेक्ट करते हैं, उस वक्त ये लीफ को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लीव्स, ये जो लीफ बेस है इनमें वो स्वेलन होता है, स्वेल होती है, ये स्वेल होता है ये जो पार्ट या लीफ बेस जो है ये स्वेल होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज पल्विनस। पल्विनस पीयूएन है ना, पल्विनस, दैट इज कॉल्ड एज पल्विनस। या पीटीओल का कुछ पार्ट तो ये स्वेल होता है तो इट बिकम्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पर, टच मी नॉट एक प्लांट है, और एक यहाँ पर दिया आपके एग्जाम्पल टच मी नॉट, और एक है आपकी एनसीईआरटी में है नहीं दी गई ना, कुछ है। टच मी नॉट एक प्लांट है, मेमोसा प्यूडिका जिसे हम बाटी में कहते हैं, मेमोसा प्यूडिका। तो अगर हम इसके लीफ को टच करेंगे ये ड्रूप होता है। जब हम फिजियोलॉजी चैप्टर डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा आपको क्यों ये ड्रूप होता है। तो यहाँ पर ये पार्ट स्वेल होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज पल्विनस। क्लियर? तो इसके बाद जिसे हम लीफ कहते हैं, थर्ड पार्ट है ये, जिसे हम लीफ एक्चुअली कहते हैं। तो हालांकि लीफ यहाँ से शुरू होता है लेकिन हम लीफ इसे कहते हैं। तो ये लीफ जो होता है इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। कुछ में ये नीडल लाइक होता है, कुछ में ये ब्रॉड होता है ना, कुछ में स्पाइन लाइक होता है। ठीक है? तो ये जो है दिस ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इट इज कॉल्ड एज लैमिना, लैमिना और लीफ ब्लेड, या हम इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड आप लैमिना इसे कहो या लीफ ब्लेड, इसे एपिथोडियम भी कहते हैं। पीटियोल को मीजोथोडियम कहते हैं, तो इसको हम एपिथोडियम भी कहते हैं। क्लियर? तो ये अब आएंगे यहाँ पर, ये ब्रॉड पार्ट जो है, तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर सेंटर में एक थिक लाइन जाती है ना, थिक वेन, तो इसको हम मिड रिब कहते हैं, मिड रिब, इसे हम मिड रिब कहते हैं। तो यहाँ पर इस मिड रिब से छोटे छोटे वेनस निकल आते हैं ऐसे, है ना, ऐसे। सो दीज आर कॉल्ड एज वेनस, या वेनस कहेंगे हम। तो अगर उनसे और कहेंगे उनको मैलेट्स कहेंगे। सो ये वेनस जो है ये यहाँ पर एक नेटवर्क बनाता है, चैनल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये आप लिखो, ये द वेन्स विद मिड रिब दे फॉर्म ए चैनल लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म ए चैनल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी फंक्शन क्या है? एक तो लीफ को प्रोटेक्ट करते हैं, इट एक्ट्स एज ए स्केलेटन। आप लिखो इट एक्ट्स एज ए स्केलेटन, हाँ इट एक्ट्स एज स्केलेटन, नंबर 1। नंबर 2, जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है या मटेरियल या मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, और जो भी फूड इस लीफ में बनता है वो इन्हीं वेन्स के ज़रिए बाकी पार्ट्स तक लिया जाता है। क्योंकि इसमें जाइलम होता है, इसमें फ्लोएम होता है, तो वो कंपाउंड टिश्यू जो है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यू आल्सो, वो इसी में प्रेजेंट होता है वेन्स में। क्लियर? तो ये लीफ जो है अगर कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीफ, है ना। नंबर 1 नहीं, प्राइमरी फंक्शन हम लेंगे, प्राइमरी फंक्शंस।
जो इसको करना तो करना ही है, जिसके लिए बना है। वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नंबर 1। नंबर 2 मीन्स दो सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी में कह रहा हूँ। ट्रांसपायरेशन, वेरी गुड, ट्रांसपायरेशन। और कुछ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए तो वो लीफी से बाहर आता है थ्रू स्टोमेटा, या जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो इसी लीफ के जरिए अंदर जाता है। सो दिस आर द प्राइमरी फंक्शंस। तो इसके बाद ये लीफ जो है इसके टाइप्स, मॉडिफिकेशन सेकेंडरी फंक्शन बाद में बताऊंगा, पहले हम टाइप्स। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में वेनेशन दी गई है लेकिन मैं वेनेशन बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले में टाइप्स। तो लीफ जो है इसको हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये मिडरिप है, आप 3 तरह के लीफ देखेंगे, मगर हाँ हैं तो वो 2 ही तरह के, लेकिन आप देखेंगे 3 तरह के। एक तो जस्टा लीफ, सेकंड ये लीफ जो है यहां पर इंसिजन होगी, ये जो लैमिना है ना, लैमिना यहां पर इंसिजन होगी, अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। हाँ, चिनार का लीफ आपने देखा है अंदर की तरफ, इसे कहते हैं इंसिजन, दिस कॉल्ड एज इंसिजन। जब इस लीफ में इंसिजन होती है, वो क्या होता है, जो ये ब्लेड है इसमें कुछ पार्ट ऐसा लगता है कटा हुआ है, तो यहाँ से अंदर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंसिजन। तो कभी कभी इस तरह की इंसिजन होती है, कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, इंसिजन इतनी डीप होती है ये मिडरिप तक चली जाती है, ऐसे ऐसे। देखा है कहीं ऐसा? या ये इंसिजन या तो मिडरिप टच करेगी या क्या करेगी, मैं बाहर दिखाऊंगा। अब आप आज हम 2 क्लास ले लेंगे, ठीक है। ये पीट्योल है, मान लो यहाँ पर लीफ है, एक इंसिजन मिडरिप टच करेगी, पहले बोर्ड की तरफ सारे देखो, मिडरिप तक टच करेगी, तो इसमें छोटे छोटे लीफ लेटर्स बनेंगे, पिन्ना बनेंगे। सेकंड इज यहां पर इंसिजन पीट्योल तक जाएगी, कहां तक, ये तो पीट्योल है, पीट्योल तक ये इंसिजन जाएगी। सो इंसिजन 2 तरह की, 3 तरह की है। एक तो इनकम्प्लीट इंसिजन है, सेकंड इज कंप्लीट। कंप्लीट में या तो पिन्ना बनेंगे या जिसे कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसको और इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। तो ये 2 जो है इन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। समझ में आया थोड़ा? सिंपल लीफ जो है यहां पर इंसिजन एब्सेंट भी हो सकती है या प्रेजेंट भी हो, लेकिन ये इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करेगी, ये आप याद रखो। अगर लीफ में इंसिजन हो और इसने मिडरिप को टच नहीं किया है तो उस लीफ को हम सिंपल लीफ कहेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब यह है, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ। आप ये लिखो, सिंपल लीफ। इन दिस लीफ incision may be or may not be present. Incision of lamina or leaf blade may be or may not be present. In simple leaf, incision of leaf blade or lamina may not be or may be present. If present, देखो, if present, it will not touch to the midrib. It will not touch to the midrib. Such type of leaves are called as simple leaves. Clear हुआ कि नहीं हुआ?
ये तो फिर एक सिंपल लीव्स के आगे क्लियर हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ सिंपल लीव क्या है, सिंपल वे में यहाँ पर इंसिजन एब्सेंट भी हो सकती है तो प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हो वो मिडरिब को टच नहीं करते। क्लियर। अब आप पहचानिए, अगर आपको कोई लीव देगा मुझे बताओ सिंपल लीव है कंपाउंड लीव, पहले तो सिंपल लीव पहचानिए क्या। तो कंपाउंड क्या है, इन कंपाउंड लीव आप दूसरा टाइप क्या है कंपाउंड, सेकंड इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीव। इन कंपाउंड लीव the incision may touch to midrib. In compound leaf, incision may touch to midrib or petiole So such type of leaves are called as compound leaves. Clear? अब तो ये कंपाउंड ले लेंगे। अब सिंपल तो आपको समझ में आ गया, सिंपल। अब तो कंपाउंड ले लेंगे। कंपाउंड में मैंने कहा दो तरह की इंसिजन होती है, एक तो मिडरिब को टच करती है, एक पीटियोल को टच करेगी। तो जब यहां पर ले लेंगे फर्स्ट इट टचेस मिडरिब, जब ये मिडरिब को टच करेगी यहां पर पिन्ना बनेंगे या पिन्नी, यहां पिन्ने बनेगी। मान लो इस तरह के लीफलेट्स बनेंगे, यहां पर इस तरह के लीफलेट्स, ठीक है। So these are called as pinna or leaflets. आप लिखो these are called as pinna or leaflets. ठीक है, pinna or leaflets. So such leaves are called as pinnate also. They are called as pinnately compound. आप लिखो they are called as pinnately compound leaves. तो ये पिन्ना जो है ये लीफ है, ये तो पीटियोल है, ठीक है, ये मिडरिब है यहाँ से। तो ये पिन्ना का नंबर है या लीफलेट का नंबर है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें इस लीफ पर लीफलेट्स का नंबर ऑड है, कुछ ऐसे जिनमें ये नंबर इवन है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ लीफलेट्स आर पिन्ना इट इज ऑड, कुछ में ये इवन है। ऑड इवन आपको पता है, 1 is 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है अगर ये ऑड होगा तो इसमें ऑड नंबर ऑफ पिन्ने होंगे। रोज आपने देखा है, रोज प्लांट, अच्छा रोज छोड़ो, अखरोट का उसका लीफ कैसा होता है, सिंपल है। अर्श्वर सिंपल होता है, अर्श्वर। अगर मैं कहूँ आप गलत हो, वो कंपाउंड होता है तो हाँ सिंपल होता है, वो कंपाउंड होता है जिसे आप लीफ कहते हैं, लीफलेट, जिसे आप, हम अब नीचे भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अखरोट का पेड़ है ही हमारे पास, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें ऑड होता है लीफलेट्स, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पेरिपिनेट। आप ही लिखो, कभी कभी कोई पूछता है व्हेन नंबर ऑफ पिन्ने और लीफलेट्स इज ऑड इट इज कॉल्ड एज इम्पेरिपिनेट, पेरिपिनेट, इट इज कॉल्ड एज इम्पेरिपिनेट। कौन सा, जिसमें लीफलेट का नंबर या पिन्ने का नंबर ऑड होगा। अब जिसमें इवन होगा दैट इज कॉल्ड एज पेरिपिनेट, पेरिपिनेट। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आपको आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इम्पेरिपिनेट एंड पेरिपिनेट, या नीट में भी आ सकता है इन इम्पेरिपिनेट द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर पिन्ने ऑड आर इवन। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है आपकी एनसीईआरटी में रोज़ है, रोज़ में ऑड नंबर होता है, लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पर इवन नंबर होता है। तो ऑड को इम्पेरिपिनेट कहेंगे, इवन को पेरिपिनेट। क्लियर। तो जो ये पिन्ना है, देखो इसका अरेंजमेंट, कभी कभी एक ही पिन्ना निकलेगा। मैंने यहां कहा
ये जो लीफ है, इस लीफ में इंसिजन होती है, ठीक। तो ये इंसिजन जो है अंदर की तरफ चली जाती है, ये मिड रिब को टच करती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है जस्ट पिन्ना लाइक, इसको क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल एयर कॉल्ड एज पिन्ना, है ना। सो इसी तरह यहाँ भी पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर और लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर। तो इसको हम पिन्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्नेट। तो ये कभी कभी एक लीफलेट बनेगा, कभी कभी दो लीफलेट बनेंगे। मेरी तरफ देखो, कभी कभी हर जगह एक ही लीफलेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिपिनेट। आप ही लिखो यूनिपिनेट। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्राम्स दिए गए हैं, ये आप नोट कर लो। डायग्राम्स दिए गए लेकिन लिखा कुछ नहीं। सो आई हैव टू डिकोड इट, क्योंकि नीट में आ सकता है। यहाँ सिर्फ डायग्राम्स है, आप देखेंगे डायग्राम्स में है कि पेरिपिनेट इम्पेरिपिनेट वहाँ पर है, ठीक है। तो जब एक ही एराइज होगी लीफलेट, दैट इज कॉल्ड एज यूनिपिनेट। यूनिपिनेट। अगर दो निकलेंगे बाइपिनेट, अगर तीन निकलेंगे ट्राइपिनेट, अगर बहुत से मल्टीपिनेट। गाजर का लीफ आपने देखा या कोरिएंडर का लीफ आपने देखा है? कोरिएंडर का कैसा होता है? ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होता है, कैसे ऐसे। ये क्या होता है? द एंगल, हाँ भाई कह रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे ऐसे होता है ना। दैट इज मल्टीपिनेट, मोर नंबर ऑफ लीफलेट्स अराइज, क्लियर। तो इसे हम मल्टीपिनेट कहते हैं। सो यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट, वट एवर बी नंबर ऑफ, सो इसे कहते हैं पिनेट। तो सेकंड केस इज जब ये इंसिजन पीटीओ तक चल जाएगी। कहाँ तक? पीटीओ तक। तो यहाँ पर लीफ की अपीयरेंस जो बनेगी दैट इज पॉम लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? पॉम लाइक स्ट्रक्चर। palm like structure, it is called as palmate compound, palmately compound, palmately compound, it is called as palmately compound leaf. तो यहाँ पर क्या होता है, देखो लीमू का लीफ कहीं देखा है? हैं? देखा है? सुनो, लीमू का लीफ जो है इसमें पॉमेटली कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फोलिएशस। वहाँ पर पिन्ना बन गया, लीफ लाइक, यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। हमें लगेगा ये लीफ ही है, जिस तरह भी आपने कहा अखरोट का ये सिंपल लीफ है, तो हमें लगेगा लीफ है, लेकिन वो लीफलेट है। तो यहाँ पर हमें एक ही दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफोलिएट। क्या कहेंगे? यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट। मगर इसके नीचे से दो छोटे लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे। सो एक्चुअली इट इज ट्राइफोलिएट, इट इज ट्राइफोलिएट, मगर हमें दिखता एक ही है ऊपर तरफ, बड़ा वाला, तो हम इसे यूनिफोलिएट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो लीव्स निकलते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज बाइफोलिएट। अगर तीन निकलेंगे ट्राइफोलिएट, अगर बहुत से निकलेंगे सो दैट बिकम्स palm like structure. That is why it is called as palmately compound. So we can say the compound leaf, it is of two types. One is called as pinnately compound, second is called as palmately. So pinnately में incision midrib तक चली जाती है और palmate में petiole तक चल, वहाँ तो पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ palm लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वहाँ पर यूनिपिनेट, बाइपिनेट और मल्टीपिनेट, यहाँ पर यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट और मल्टीफोलिएट। तो वहाँ पर इम्पेरिपिनेट और पेरिपिनेट है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ लीव्स। ये समझ में आ गया? फिर से कहूँ, हाँ इतना ही है, और इतना ही कहेंगे या और कुछ पढ़ेंगे? मुझे बताओ। नहीं बहुत रहेगा ना, यहाँ बीच में छोड़ना पड़ेगा वो, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में
हाँ, याद कैसे होती? चलो आज के लिए इतना। मैं फिर से कहूँ, लीफ की समरी जो है, लीफ का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स होते हैं इसके। बेस होती है, पेटियोल होता है और लैमिना होता है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है। तो सिंपल में इंसिजन हो या ना हो, मगर कंपाउंड में इंसिजन होती है। तो दैट टचेस आइदर मिड रिब और पेटियोल। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? समझ में आ गया नहीं आ गया? कुछ मत बोलना है इसके बारे में। तो शुड आई स्टॉप ओवर हियर? सो दिस सेक्शन फॉर टुडे। थैंक यू। कल हम वेनेशन। So dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing morphology of flowering plants since from 4 or 5 days. तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। इसमें रूट हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा, और उसके बाद मॉडिफिकेशन थोड़ा मैंने बताया इसमें, और उसके बाद स्टेम के मॉडिफिकेशन या स्टेम के पार्ट्स, स्टेम के टाइप्स। तो उसके बाद हमने लीफ ले लिया। तो लीफ पर हमने लीफ का पहले मैंने बताया, लीफ का स्ट्रक्चर या पार्ट्स ये हमने पढ़ लिए कल के लेक्चर में। यानी मैंने ये बताया जो लीफ है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज बेस, सेकंड इज कॉल्ड एज पेटियोल, थर्ड इज कॉल्ड एज लैमिना। सो ये 3 पार्ट्स हमने कल बाहर फिर देख लिए, ऑब्जर्व भी कर लिए। तो उसके बाद मैंने बताया ये जो लीफ है, टाइप्स बताए मैं लीफ के, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो इसमें मैंने ये बताया कि सिंपल और कंपाउंड ये इंसिजन पर डिपेंड करता है। अगर इंसिजन मिड रिब या पेटियोल टच करेगा तो हम उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है? तो अगर नहीं करेगा या एब्सेंट हो उसे हम सिंपल लीफ। तो इसके बाद हमने कहा इसमें कंपाउंड लीफ में पिनेट और पामेट है, और इसमें अगर आड नंबर हो तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पेरिपिनेट, अगर है ना, सो पेरिपिनेट। तो उसके बाद लीफलेट्स, उसका वो मैंने बताया यूनिपिनेट, मल्टीपिनेट। हाँ, तो इसी तरह फोलिएट जो पामेट है, तो इसमें मैंने एग्जांपल भी दी ट्राइफोलियम की। तो ये यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया। तो आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ वेनेशन। आज का टॉपिक है वेनेशन। तो अगर आपको याद होगा कल जब हमने लीफ पढ़ लिया, तो लीफ मैंने बताया, लीफ में यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लाइन होती है ना, तो उस लाइन को हम मिड रिब कहते हैं, जिसका कॉल्ड एज मिड रिब, या सेंट्रल वेन भी कहेंगे या लार्ज वेन भी कहेंगे। तो इस मिड रिब पर छोटे छोटे वेन्स और उससे छोटे छोटे इनको वेन्स और वेनलेट्स कहते हैं। यानी यहाँ से एराइज वेन्स और वेनलेट्स, छोटे वेन्स वेनलेट्स एराइज होते हैं। तो ये जो वेन्स है या वेनलेट्स इस मिड रिब से एराइज होते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म का अरेंजमेंट यहाँ बनाते हैं, है ना। यानी ये इस मिड रिब पर एक ख़ास किस्म का अरेंजमेंट, तो उसी अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। यानी आप लिखो वेनेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन मिड रिब। लिखो आप अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन मिड रिब या अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स ऑन मिड रिब। यानी जो ये वेन्स है और वेनलेट्स है उनका अरेंजमेंट इस मिड रिब पर कैसा है, उसी को हम वेनेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये वेनेशन जो है इसको हम क्लासिफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं और 3 में करते हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिए गए हैं, तो मैं तीसरा भी बताऊंगा आपको। तो जनरली 3 है। 1 इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट। सेकंड इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन, पैरेलल। थर्ड इज कॉल्ड एज फर्केट, फर्केट। ये तीसरा है, ये फर्न में होता है। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो रेटिकुलेट अगर कहेंगे, ये रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हम लीफ ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एप्पल का लीफ ले लेंगे, मैंगो का ले लेंगे, तो जो मिड रिब होती है इस मिड रिब से बहुत से वेन्स और वेनलेट्स एराइज होते हैं, है ना। तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ये एक नेटवर्क बनाते हैं, जाल लाइक बनाते हैं, नेट लाइक बनाते हैं। तो इसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। क्लियर? इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। क्लियर?
है ना। रेटिकुलेट वेनेशन जो है, इट इज टाइप ऑफ वेनेशन इन विच जो वेन्स होते हैं दे आर फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन मिड रिब, सो इट इज कॉल्ड एज ये। दिस इज मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स, तो ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। सेकंड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज पार्लर। तो पार्लर क्या है, अगर आपने मेज देखा होगा, मेज का लीफ जो है ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो आप सेंटर में एक प्रोमिनेंट मिडरिब होती है ना, सेंट्रल वेन या मिडरिब होती है, तो बाकी वेन्स जो है वो यहाँ पर इस तरह होते हैं, दे फॉर्म में पार्लर अरेंजमेंट। जो बाकी वेन्स है या वेनलेट्स हैं दे आर पार्लरली अरेंज्ड ऑन दिस मिडरिब। सो दिस टाइप ऑफ वेनेशन पार्लर, आप लिखो इन पार्लर वेनेशन द वेन्स आर वेनलेट्स आर arranged in a parallel manner on the midrib, so it is called as, आप लिखो, the veins or venlets are arranged in a parallel manner या parallelly आप लिख सकते हैं on midrib, so this is called as parallel venation। तो जो parallel venation है it is mostly found in monocots, ये मोनोकॉट में पाई जाती है। तो थर्ड इज कॉल्ड एज फर्केट। तो फर्केट आपकी एनसीईआरटी में, फिर भी आप लिखो, ये आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो फिर भी आप लिखो इट इज फाउंड इन फर्नस। तो फर्नस में क्या होता है, जो वेन होती है इट इज डिवाइडेड डाइकोटोमसली, आप लिखो द सेंट्रल वेन गेट्स डिवाइडेड डाइकोटोमसली, द सेंट्रल वेन और मिडरिब गेट्स डिवाइडेड डाइकोटोमसली, डाइकोटोमसली टू ब्रांच निकलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज फर्केट। डाइकोटोमसली, DICHO, डाइकोटोमसली, TOMOUSLY, डाइकोटोमसली, तो इसे हम फर्केट वेनेशन कहते हैं। तो ये कहाँ पर होती है, फर्नस में, जो टेरिडोफाइट्स है वहाँ पर पाई जाती है। अब तो जो रेटिकुलेट वेनेशन, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। तो हो सकता है आपके एनसीईआरटी में नहीं होगी, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन लिखो आप, reticulate, it is further classified into two groups. One is called as unicost, other is called as multicost। जो यहाँ पर cost है ना, cost means midrib, cost means हम midrib को यहाँ cost भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया जो midrib सेंट्रल पर होती है, एक होती है, इसी midrib पर बहुत से वेन्स और वेनलेट्स अरेंज होते हैं, चाहे रेटिकुलेट मैनर। मगर कभी क्या होता है, कभी कभी मान ली हमने यहाँ देखा एक मिडरिब होती है, जनरली आर मोस्टली वन मिडरिब इज फाउंड इन लीव, तो उसी पर रेटिकुलेट में अरेंजमेंट होता है। लेकिन कभी कभी क्या, टू आर मोर देन टू मिडरिब्स आर प्रेजेंट। कभी कभी क्या होता है, ये मान लो लीफ है, इस लीफ में दो से ज़्यादा मिडरिब्स प्रेजेंट होंगे। तो जब टू आर मोर देन टू मिडरिब्स होंगे, इसको हम मल्टीकास्टेड कहते हैं। अगर एक ही को होते हो, इसको आप लिखो इन यूनिकास्ट रेटिकुलेट वेनेशन ओनली वन मिडरिब इज प्रेजेंट। इन यूनिकास्ट वेनेशन ओनली वन मिडरिब इज प्रेजेंट। यहाँ पर एक मिडरिब होती है, लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर टू आर मोर देन टू, ग्रेटर देन टू, मोर देन टू, इसमें टू आर मोर देन टू होते हैं यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट, उसे हम कहेंगे मल्टीकास्ट। तो ये मल्टीकास्ट जो है, कभी कभी ये मिडरिब्स जो है, बोर्ड की तरफ देखो आप, मिडरिब्स एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं। ये मल्टीकास्ट जो है, इसमें टू आर मोर देन टू मिडरिब्स होंगे, तो ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे ये, तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, यहाँ पर एक कन्वर्ज एक ही पॉइंट पर नहीं मिलते बल्कि फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। तो उस मल्टीकास्ट को हम मल्टीकास्ट डाइवर्जेंट भी कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है आप कन्वर्जेंट, ये सिर्फ किस में होते हैं, मल्टीकास्ट में, यूनिकास्ट में नहीं, क्योंकि इसमें सिंगल मिडरिब है तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मल्टीकास्ट में अगर एक मिडरिब जो है 2 और 2 से ज़्यादा होंगे, तो अगर वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होंगे तो कन्वर्जेंट मल्टीकास्ट। अगर वो फैल जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज डाई। क्लियर? को इन नटशल आप ये लिखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, unicast, multicast, one midrib, 2 or more than 2. Multicast, it may be convergent, it may be divergent. लिखा? It may be बोर्ड के एग्जाम में अगर आ सकते हैं वहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह जो पैरेलल वेनेशन है इसको भी हम क्लासिफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं। पैरेलल वेनेशन आप ये लिखो, द पैरेलल वेनेशन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। Parallel venation is also classified into 2 groups. One is called as unicast, other is called as multicast. Multicast जो ये पैरेलल वेनेशन है इसको भी हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। वन इज कॉल्ड एज यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट मीन्स व्हेन देयर इज ओनली सिंगल मिडरिब, एंड देयर इज ओनली सिंगल मिडरिब, और इसमें 2 और मोर देन 2 मिडरिब्स। क्लियर? तो उसको हम मल्टीकास्ट कहेंगे। तो यहाँ पर भी मल्टीकास्ट के 2 पैटर्न्स होंगे, कन्वर्जन और डाइवर्जेंट। जिस तरह हमने कहाँ पर रेटिकुलेट में देखा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, उसी तरह मल्टीकास्ट पैरेलल वेनेशन में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज वेनेशन इन केस ऑफ लीफ। ये अंडरस्टैंड हुआ पूरी तरह की? फिर से कहूँ, हैं? क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये जो लीफ है, मैंने कल बताया आपको स्टेम पर अराइज होते हैं ना नोड से। ठीक है, तो ये नोड से इस ये जो स्टेम है, इस स्टेम पर बहुत से नोड्स होंगे, है ना। मान लो अगर यहाँ पर मान लो दिस स्टेम, मान लो दिस बोर्ड की तरफ देखो आप, ये यहाँ स्टेम है, इस पर दीज आर नोड्स। ठीक है, तो इन नोड से लीफ अराइज होते हैं, यहाँ ही बनते हैं ना लीफ। जिस तरह मैंने कल आपको बताया जो नोड्स है, तो नोड से क्या बनते हैं? लीफ। मैंने कल बताया आपको यहाँ पर बड़ होता है, तो इस बड़ से ब्रांच भी निकलेगा, लीफ भी निकलेगा, कभी कभी फ्लावर भी निकलेगा। ठीक है, तो ये कभी क्या होता है, कभी इस नोड से एक ही लीफ अराइज होता है, बनता है, कभी इससे 2 लीव्स बनते हैं, कभी इससे बहुत से लीव्स बनते हैं नोड पर। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस पैटर्न, क्या ये एक लीफ निकलेगा यहाँ से, या मोर देन 1 या 2 लीव्स निकलेंगे, या मोर देन 2 लीव्स। हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं फाइलोटैक्सी। ये है, देखो आप, फाइलोटैक्सी। पहले तो वेनेशन, इसके बाद क्या है? फाइलोटैक्सी। आप ये देखो, फाइलोटैक्सी। मैंने कहा यहाँ पर नोड्स हैं, तो कभी यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, यहाँ एक निकलेगा, यहाँ से कोई नहीं। सो ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। आप ये लिखो, फाइलोटैक्सी की बोर्ड के एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फाइलोटैक्सी रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच ऑफ ए प्लांट। तो ये फाइलोटैक्सी जो है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई 3 ग्रुप्स में करें। इसको हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करें। वन इज कॉल्ड एज alternate फाइलोटैक्सी, सेकंड इज कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी, थर्ड इज कॉल्ड एज वर्नर फाइलोटैक्सी। यानी फाइलोटैक्सी जो है, इसको हम क्लासिफाई 3 ग्रुप्स में करते हैं। वन इज कॉल्ड एज अल्टरनेट, सेकंड इज कॉल्ड एज अपोजिट। तो पहले अल्टरनेट ले लेंगे। ठीक है, ये मान लो स्टेम है ना, ये यहाँ पर ये नोड्स हैं, दीज आर नोड्स, यहाँ पर नोड्स है। तो इस नोड से एक लीफ अराइज होगा, तो यहाँ से नहीं होगा। फिर यहाँ से इस अपोजिट साइड में आएगा, तो यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ से इस साइड आएगा लीफ, यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ से इस साइड आएगा लीफ। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, अल्टरनेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल। आप ये लिखो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल फाइलोटैक्सी। क्योंकि यहाँ से निकला, मान लो ये
स्टेम है, यहाँ से निकला, यहाँ से नहीं निकला, अब यहाँ से निकला, यहाँ से नहीं, कोई ऐसे इस पैटर्न में होगा ये ना। हम देखेंगे भी बाहर स्पाइरल या अल्टरनेट, हम बाहर देखेंगे ये भी तो, या लैब में देखेंगे, जिसका कॉल्ड है स्पाइरल और अल्टरनेट। क्लियर? तो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है चाइना रोज, चाइना रोज है एक, मस्टर्ड है, मस्टर्ड ये आप लिखो, एंड सनफ्लावर, क्योंकि ये नीट में आ सकते हैं। ये जो है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, तो ये आपको समझ में आ गया कौन सा पैटर्न है। लेकिन अब तो आपको याद रखनी है एग्जांपल्स, एक तो चाइना रोज है, सेकंड मस्टर्ड और थर्ड सनफ्लावर। और भी बहुत से प्लांट्स हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 3 दिए गए, हम बाहर बहुत देखेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 3 दिए गए, आपको याद रखना है। कल नीट के एग्जाम में ये एज ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। क्लियर? अब तो हम अपोजिट ले लेंगे, है ना। यहाँ पर मान लो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम, तो इस स्टेम पर दीज आर नोड्स, दीज आर नोड्स, तो इस नोड के इस साइड भी लीफ अराइज होगा, इस साइड भी अराइज होगा, इस साइड भी अराइज होगा, इस साइड भी अराइज होगा, है ना, इस साइड भी, इस साइड। सो यहाँ पर हम देखते हैं इस साइड और इसके अपोजिट साइड भी आपको, यानी अपोजिट साइड्स, दोनों साइड्स यहाँ पर लीव अराइज होते हैं, बनते हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? या आप लिखो अपोजिट फाइलोटैक्सी इज दैट phenomena or process in which 2 leaves arise on opposite side of each node. तो हर एक नोड से 2 leaves but in opposite manner. 2 leaves arise in opposite manner on the same node. तो ये opposite जो है ये हम further classify करते हैं 2 ग्रुप्स में. One is called as decaset, opposite decaset. Second is superposed. आप लिखो, फर्स्ट इज कॉल्ड एज अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट एंड, आप इस तरह लिखो अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, आप इस तरह लिखो अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, अपोजिट एंड सुपरपोज्ड. सेकंड इज कॉल्ड एज अपोजिट एंड डिकैसेट, अपोजिट एंड डिकैसेट. पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि अपोजिट क्या है. जब 2 लीव्स अराइज होंगे सेम नोड पर ऑन ईच साइड तो इसे हम अपोजिट कहेंगे. अब तो मैंने फर्स्ट इज कॉल्ड एज एंड सुपरपोजर. सुपरपोजर यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा. मान लो ये स्टेम है तो इस स्टेम पर ये नोड है, यहाँ से लीफ आएगा तो इस साइड भी लीफ आएगा, और ऊपर जाएंगे इसी इसके बराबर बिल्कुल इसी के अंदाज में यहाँ पर इसी साइड आएगा, और इस ये अब दे आर सुपरपोज, नीचे भी इसी अंदाज में और ऊपर भी इसी अंदाज में, दे आर सुपरपोजर वन अबॉव द अनदर. आपको समझ में आता है? यहाँ पर मान लो ये एक लीफ पेयर है, यहाँ पर यहाँ भी लीफ, यहाँ भी लीफ, उसी तरह यहाँ भी लीफ, यहाँ भी लीफ. तो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजल. दे आर प्लेस्ड वन अबॉव द अनदर. जो न्यू नोड यहाँ पर नोड है, एक पेयर यहाँ से उसी पैटर्न में दूसरा पेयर भी आएगा. दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजल. सेकंड इज कॉल्ड एज डिकैसेट. तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये यहाँ पर स्टेम है, दीज आर नोड्स. मान लो यहाँ पर एक लीफ अराइज हुआ, यहाँ पर भी एक. अब इसके बिल्कुल राइट एंगल यहाँ पर एक, मान लो ये स्टेम है, जिस स्टेम है ना, ये स्टेम है, तो यहाँ पर मान लो एक पेयर, ये तो मान लो यहाँ पर नोड है, तो नोड के मान लो ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ठीक. तो अब ऐसे इस अंदाज में यहाँ पर एक नोड है, तो दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना. यहाँ पर राइट एंगल बनता है ना. सो दिस इज कॉल्ड, सुनो फिर से बताऊँ, सुनो. ये नोड है, मान लो दीज आर 2 लीव्स, वन लीफ, तो एक इस साइड एक साइड. तो सेकंड पेयर जब आएगा इस साइड में, दैट विल बी एट राइट एंगल टू फर्स्ट पेयर. सो दिस इज कॉल्ड एज डिकैसेट. अब क्लियर हुआ? अब देखो, in this manner the leaves arise on one node will be at right angle to another pair of leaves on the another node. Leaves arise, आप इस तरह
the pair of leaves arise from one node will be at right angle to the pair of leaves on the another node. So एक नोड से एक पेयर निकला तो दूसरे नोड से भी निकला, मगर they will be at right angles to one each another. Clear? So इसे हम क्या कहते हैं? Dicassette. Third, that is called as whorled. यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये नोड है, सिस्टम है, यहाँ पर ये नोड है, तो पहले हमने कहा एक लीफ निकलेगा, अब दो लीफ, यहाँ से मोर देन 2, 3, 4, 5, और ये एक वर्ल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर एक वर्ल बनेगा, मान लो ये मान लो आप, ये मान लो दिस इज स्टेम, ये प्लांट का स्टेम है, तो यहाँ पर दो लीव्स आएंगे, या यहाँ से इस सारे दो लीव्स और आएंगे, और इस तरह, और ये क्या बना, सारे मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, पहले ये दो पेयर्स आए नोड से, यहाँ पर एक लीफ, ठीक, सेकंड इस तरह आ गया, थर्ड इस तरह आ गया, तो ये एक वर्ल बनाते हैं। जिस तरह फ्लावर में सेपल्स होते हैं पर वो एक वर्ल बनाते हैं, इसी तरह इस नोड से बहुत से लीव्स आते हैं और वो एक वर्ल बनाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। आप लिखो, इन वर्ल्ड फाइलोटैक्सी more than 2 leaves, 2, 3, 4, arise at a node and form a whorl. It is called as whorled phyllotaxy. एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एलास्टोनिया है, एक एग्जाम्पल है ना, एलास्टोनिया, ये आप याद रखो। और भी हम मतलब बहुत से ये कैक्टस प्लांट में दिखाऊंगा आपको, तो उनमें भी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है। क्लियर? सो दिस इज फाइलोटैक्सी। एक तो वेनेशन पढ़ाई मैंने, और अब तो लीफ जो है इसके प्राइमरी फंक्शन आप लीफ लिखो। कल मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? प्राइमरी फंक्शन नंबर 1 शाबाश, फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। नंबर 3 ट्रांसपायरेशन। तो ये मैंने बताया आपको, दीज आर द प्राइमरी फंक्शन। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, लीफ जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, सर्कमस्टेंस पैदा होते हैं कि इस लीफ को मॉडिफाई होना पड़ता है, इसमें अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो उस वक्त ये एडिशनल रोल प्ले करता है। So they are called as secondary functions. They are called as secondary. जिस तरह हमने रूट में पढ़े secondary function, स्टेम में पढ़े, इसी तरह यहाँ पर वो यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन होती है। आप लिखो some modifications. कभी कभी क्या होता है, इन क्लैम्बर्स उनका स्टेम वीक होता है, तो वहाँ पर ये लीफ जो है ये सपोर्ट करता है, किस तरह एक टेंड्रिल बनाता है। कौशिक पड़ता रट बन, राजमा रट, आला रट, दैट इज कॉल्ड एज टेंड्रिल। तो ये उस वक्त क्या बनाता है, टेंड्रिल। तो समटाइम्स आप लिखो, समटाइम्स इन केस ऑफ वीक स्टेम्स, sometimes in case of weak stems the leaf undergoes modification and form a tendril which coils around a support which coils around a support in order to keep plant erect. तो उसे हम टेंड्रिल कहते हैं। ये क्लियर हुआ? यानी कभी कभी ऐसा होता है जब वीक स्टेम होता है उस वक्त लीफ जो है टेंड्रिल बनाता है, ठीक है। तो कभी फुल लीफ टेंड्रिल बनाता है, कभी हाफ लीफ टेंड्रिल बनाता है, कभी पीटियोल भी टेंड्रिल बनाता है, कभी स्टिप्यूल भी टेंड्रिल बनाता है। यानी कभी कभी स्टिप्यूल
ये टेंड्रिल बनाता है, कभी लीफ होल टेंड्रिल बनता है, कभी पीटियोल टेंड्रिल बनता है। इन ऑर्डर टू कीप द आप ए प्लांट इरेक्ट, वो इसको खड़ा रखना है ताकि ये अपने लीव्स जो है या बाकी इसको एक्सपोज करे टुवर्ड्स सनलाइट, तो उस वक्त ये सपोर्ट देता है इसको। सो दीज आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। क्लियर? चाहे लीफ टेंड्रिल हो, स्टिप्यूल टेंड्रिल हो, पीटियोल टेंड्रिल हो। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, ये लीफ जो है ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। समटाइम्स it helps in reproduction, vegetative mode of reproduction, vegetative mode of reproduction। आपने 10th में पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम, पढ़ा है? ब्रायोफाइलम इसे हम एडियंडम भी कहते हैं, वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। ब्रायोफाइलम आप लिखो एग्जांपल, ब्रायोफाइलम। तो ये ब्रायोफाइलम जो है, इसका लीफ जो जब प्लांट पैरेंट प्लांट से डिटैच होता है, ये नीचे गिरता है सॉइल पर। तो सॉइल पर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, मिट्टी भी होती है, तो विद दीज फैक्टर्स तो टेम्परेचर भी होता है। तो जो ये नॉचेस होते हैं इस लीफ के, लीफ या तो लेमिना होता है या ब्लेड, यहाँ से एडवेंटेशियस बड्स निकल आते हैं। तो उन बड्स से एडवेंटेशियस रूट्स और एडवेंटेशियस जो नॉच है ना, ये नॉच से छोटे छोटे बड्स, और उनसे क्या एडवेंटेशियस रूट्स निकलते हैं और फिर उनसे नया प्लांट बनता है। सो दिस कॉल्ड एज वेजिटेटिव। सो दीज लीव्स आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव लीव्स आल्सो। These leaves are called as, so in nutshell we can say leaves help in vegetative mode of reproduction. Clear? Yes, sir. Sometimes तो इस प्लांट को खतरा होता है, इस प्लांट को खतरा होता है, कहीं एनिमी ना आए, ग्रेजिंग एनिमल आए तो वो मुझे खाए। तो उस वक्त ये लीव जो है ना, ये स्पाइन लाइक थार या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। या क्या होता है, मैं कैक्टस में बताऊंगा। कैक्टस में है ना, कैक्टस में क्या होता है, ये थार्नस बनाता है। ओपनशिया मैंने कल बताया आपको, है ना, ओपनशिया। आप एग्जाम्पल ओपनशिया, तो ओपनशिया जो है ये एक एक्चुअल वीड है, तो उसका स्टेम जो है दैट फार्म्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे देखा है कि नहीं देखा है? घरों में हम इसको सजाते हैं, गमलों में होता है ना इसी तरह। दिस इज एक्चुअली स्टेम। तो इस स्टेम से वो थार्नस निकल आते हैं, तो वो थार्नस उसको एनिमी से बचाता है, तो ग्रेजिंग एनिमल्स उसको नहीं खाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ ये पाया जाता है वहाँ वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर की स्कैरसिटी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट में मान लो ये है प्लांट, तो वहाँ ऑलरेडी वाटर की कमी है, वहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उस वक्त ये अगर इसका लीफ ब्रॉड हो तो ट्रांसपिरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस वक्त ये लीफ की कुर्बानी देता है। इट फॉर्म्स सुपाइन लाइक स्ट्रक्चर। आप देखो, इन डेजर्ट्स द लीव्स फॉर्म सुपाइन लाइक स्ट्रक्चर्स in order to reduce water loss. Spine like structures in order to reduce water loss. In order to reduce water loss. Water loss. ठीक है? और कुछ aquatic plants उनमें leaves they act as फ्लोटिंग रूट्स, तो फ्लोट करने में मदद करते हैं। इन जो कहाँ पर पानी में जो होते हैं वहाँ तो इनको फ्लोट करने में लीव्स मदद करते हैं। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ लीव्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारा का सारा? हाँ, कुछ क्वेश्चंस में है, कोई कन्फ्यूजन मत है, कोई क्वेश्चन मत है, कुछ मत बताना है इसमें। क्लियर? तो अब कल हमने इनफ्लोरेसेंस उठानी है, लेकिन इनफ्लोरेसेंस चलो, हालांकि इनफ्लोरेंस से पहले फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि इनफ्लोरेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, तो पहले फ्लावर होना चाहिए। लेकिन हम चलो पहले इनफ्लोरेंसेस, उसके बाद ठीक है। तो अगर मौका आज ही मिला तो मैं आपको ये वेनेशन और फाइलोटैक्सी, मगर हम लैब में करेंगे आज, बाहर थोड़ा गड़बड़ होता है फिर वहाँ, ठीक है। या अगर मौका मिला बाहर यहाँ अंदर करेंगे, ठीक है। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।